चलिए, आज हम मई मंथ का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हमारा इकोनॉमी का, उसको देखेंगे। ठीक है। सो आरबीआई आज का टॉपिक है हमारा। आरबीआई यानी जो डिजिटल ऋण निर्देश, इसके लिए क्या दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटल फॉर्म में, जिसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे क्या दिया है, दिशा निर्देश। ठीक है। तो इस सबसे पहले हम बात करें आरबीआई ने क्या किया है। उधारकर्ता को में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, डेटा ट्रांसपेरेंसी को अश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी जो है, एक जैसे बैंकिंग चैनल से ही आप यानी एक जैसे जिम्मेदार ऋण प्रथा का मतलब है यहाँ पे बैंकिंग से, नॉन बैंकिंग जैसे कि साहूकार या किसी और से लेना, है ना। बहुत सारे लोग जो लेते हैं ऊंची ब्याज दरों पे, वो नहीं। उसके लिए ये दिशा निर्देश मतलब दिया गया कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े थोड़ा सा, और बैंकिंग सेक्टर से ही लोन लिए जाए। ठीक है। तो इसके लिए डिजिटल ऋण, जो ऋण है, डिजिटल लोन जो है, उसके लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस जारी किया है। तो डेफिनेशन क्या है, डिजिटल ऋण का मतलब वही ग्राहक अगर कहीं टेक ओवर कर रहा, एक्वायर कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है किसी चीज का, या क्रेडिट इवैल्यूएशन हो, ऋण की बात हो, या ऋण वसूली की बात हो। ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है। तो दूर बैठे आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योति जी, गुलाब शाह जी, मिसबा जी, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है। तो इसमें ये लागू कहाँ होगा, अब बात करें तो एक यानी कौन कौन से बैंक इसको देंगे। कमर्शियल बैंक देगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कवरेज ही इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी आपसे कैसे फ्रेम करेगा, अभी मैं ये टॉपिक के अंत में बताऊंगा। ठीक है। अभी के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक हो, प्राथमिक, शहरी और राज्य या केंद्र सहकारी बैंक। केंद्र सहकारी बैंक, ये वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेगा यूपीएससी में। ये सेंट्रल बैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक ये अर्बन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे एरिया है, स्टेट भी है और केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक होता है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक कह रहे हैं। ठीक है। एनबीएफसी यानी कि ऐसी ऐसे बैंक जिनमें आप जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है। जैसे मुथूट फाइनेंस ग्रुप है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सहित सभी इसमें आएंगी। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो है, इंडिया वाइड, ये सब में कवरेज रहेगा, यानी कि ये ऋण सभी लोग दे सकते हैं। इस प्रकार के ऋण, डिजिटल लोन की बात हो रही है, आरती जी। ठीक है। तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो वैध अगर लैप्स की, जो सार्वजनिक निर्देशिका के लिए, ये आप ऐसे समझिएगा, कुल मिला के डीएलए की रिपोर्ट की अनिवार्य रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब ये हम एक एक करके बात करेंगे सब चीज पे। लैप्स या जैसे एप्स के माध्यम से, जैसे आप एसबीआई का अपना यूपीआई है, वो भी डिजिटल फॉर्म में है, तो आप उससे भी लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक हो गया, आप मुथूट फाइनेंस से भी ले सकते हैं। कोई जो स्टेट जो का जो बैंक है, आप उससे भी, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उससे भी लोन ले सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। पर ये रिपोर्टिंग जब भी आप लीजिएगा तो उसकी रिपोर्टिंग जो है ये अनिवार्य होगी। ठीक है। ऋण सेवा प्रदाताओं पर बड़ी हुई उचित जो परिश्रम है, तकनीकी क्षमता, यानी कुल मिला के कहाँ कहाँ पे फोकस करना है इसमें। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, लोन प्रोवाइडर है बेसिकली, है ना। तो लोन प्रोवाइडर, वो अपना कुछ टैक्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ये आरती जी को 1 लाख रुपया लोन दिया, 1 लाख का लोन दे दिया। तो किस डेट को दिया, क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट ऑफ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। उसकी अगर कोई किस्त है तो कितनी किस्त कब कब किस डेट में होगी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसका खुलासा भी नहीं होना चाहिए, गोपनीयता भी है।
ठीक है, तो इन सबका पालन करने को कहा गया है, गाइडलाइन ये है। अब उधारकर्ता यानी जो लोन लिए हैं, ठीक है, बट उनको उसको अगर क्या आप कभी किसी को नहीं बताएंगे, यानी बैंक जो है अगर आरती जी ये लोन अमाउंट पे नहीं कर रही है तो मुझे किसको बताना है, क्या पूरे पेपर में छपवा देना है, क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। तो उधारकर्ताओं को का जो प्रकटीकरण है ये सूचित विकल्प यानी कि इन्फॉर्म किया जाएगा आपके, जैसे स्टेटमेंट वाइज दे दिया गया ये उसके लिए भी गाइडलाइंस है, शर्तें होंगी, और गोपनीयता यानी कि आपके अकाउंट में सिर्फ आपको ही बताया जाएगा, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो आपको मैसेज के माध्यम से हो, ठीक है। और एक ग्रीवांस सेल भी होगा, एक अधिकारी भी नियुक्त होगा कि अगर आरती जी को समस्या आ रही है, मान लीजिए पेमेंट इन्होंने कर दिया और वो किसी, चूंकि ये लोन जो पेमेंट कर रहे हैं आरती जी कर रही हैं, वो पेमेंट जो है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में हो सकता है कभी बैंक तक पैसा नहीं पहुंचा, रास्ते में अटक गया, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ना कई बार। हाँ, तो उसके लिए शिकायत का समाधान करने के लिए एक ऑफिसर भी नियुक्त होगा। तो ग्रीवांस सेल सब में होता है, ये मान के चलो, ठीक है। अब आते हैं ये एलपीएस कौन है? तो एलपीएस यानी वही ऋण जो लोन सेवा प्रदाता है, लोन सर्विस जो प्रोवाइडर है, लोन सर्विस प्रोवाइडर जो है ये वित्तीय संस्थाओं के एजेंट होते हैं और उन्हीं की ओर से डिजिटल सारा ऋण का ये काम करते हैं। एलएसपी का मतलब जो कंपनी, मान लीजिए कि कोई बैंक है, नॉट कंपनी, एनबीएफसी हो सकता है, कोई कमर्शियल बैंक हो सकता है, हम एज फॉर एग्जांपल लेते हैं एसबीआई। तो एसबीआई के वो तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वित्तीय संस्थान हो गई, और उसका कोई एक ब्रांच होगा जहां से आप ये लोन लोगे। तो एसबीआई के थ्रू ही वो ब्रांच जो ऑफिस है वो आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो अब एक सवाल आ गया फिर यहाँ पे कि भाई इसकी डिजिटल ऋण पर आरबीआई का जो निर्देश, डायरेक्शन, जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है, क्यों जरूरी हो गया? ऐसा पहले क्या था कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आरबीआई को इस पे अपनी गाइडलाइंस जारी करनी पड़ गई? तो कई बार हो देखने में मिला है कि अत्यधिक ब्याज दरें और छिपे हुए हिडन जो चार्जेस हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। लोगों को लोन लेते वक्त में बताया नहीं जाता। अनैतिक प्रथा वसूली यानी कि हमने अपने बाउंसर रखे हुए हैं हर बैंक ने अपना, और उन्हीं को घर भेज दिया, वो गाड़ी आरती जी के घर से उठा के ले आ रहे हैं, सारे मोहल्ले में शोर मचाते हुए। वसूली एजेंट, तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अनियमित और धोखाधड़ी वाले जो एप्स का प्रसार, जिससे उपभोक्ता को नुकसान होता है कि ये एप्स ले लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपके सारे अमाउंट चुक ये हो जाएंगे, आपने आपके साथ फिर फ्रॉड हो गया है ना। तो ऋण का गलत विपणन या उधारकर्ताओं को ऋण शर्तों की पूरी जानकारी नहीं होती है, या उन्हें अनुपयुक्त उत्पाद दे दिए जाते हैं कई बार। भाई लोन ले लीजिए और साथ में क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए। भाई पर मेरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ लोन की, तो नहीं, आपको एक एलआईसी एजेंट पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी, आपको इस बैंक में अकाउंट भी होना होगा। तो 10 तरह की अननेसेसरी अनवांटेड शर्तें भी थोप दी जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आरबीआई को बीच में आना पड़ा और इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, क्योंकि अब ये जो लोन है ये आपका मैक्सिमम, बैंक में इतनी भीड़ होती होगी, लेकिन जब आपका काम ऑनलाइन हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति अगर वो डिजिटल रूप से साक्षर है, ठीक है, तो लोग बैंक में क्यों जाएगा, फेसलेस का यूज करेगा। डेटा गोपनीयता उल्लंघन यानी कोई थर्ड पार्टी को बेच देना उस डेटा को, यानी मान लीजिए कि आरती जी और 10,000 और लोग हैं, सब लोगों ने कहीं ना किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो सबका एक डेटा होगा, उस डेटा को मैंने क्या किया, थर्ड पार्टी को दे दिया कि ये लो ये सब है, अब इनको ये नंबर, फोन नंबर आ गया, अब इनको आप कमर्शियल के, मतलब बेसिकली क्या है, ये डेटा जो आजकल पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डेटा हो गया है। तो उसका दुरुपयोग होगा, बार बार आपको कॉल आएगा कि हमारे यहाँ पे कम उसमें लोन ले लीजिए, क्योंकि पता चल गया ना कि आरती जी ने लोन ले रखा है। अगर मुझे इतना पता है और वो डेटा मेरे पास आ गया है,
तो मेरी अगर कई कंपनी तो बार बार कॉल करेगी, आपको परेशान करेगी, सर लोन ले लो, लोन ले लो, मैडम लोन ले लो। आता होगा आप लोगों के पास। भाई मेरे पास भी आता, मैं कहता हूँ भैया 100 करोड़ से नीचे तो चाहिए नहीं, करते क्या हो, कुछ नहीं, नहीं मिल पाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रखो फिर। न्यू ऑयल क्या है, क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताइए। जल्दी से क्लियर हो गया? चलिए, पढ़ के कितने लोग आए हैं जल्दी से बताइए। झूठ बोले कौवा काटे, है ना? जल्दी बताइए कितने लोग पढ़ के आए हैं। गुलफ्शा जी और आरती जी और शिवांगी जी, अच्छा वेरी गुड, 3 लोगों ने पढ़ा है। और हम्म चलिए, डेटा की गोपनीयता सुरक्षित रखनी है, इसलिए जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं उनको परमवीर चक्र। मिसबाजी, चलिए ठीक है। 4 लोग पढ़ के आए, बाकी लोग पढ़ के नहीं आए, वेरी गुड। आप लोगों को परमवीर चक्र मिलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े ही आईएएस बन जाए, वेरी गुड। चलिए, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। तो ये समझ में आया? अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा बात कर लूं कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ ग्रे एरिया है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है प्रीलिम्स में, यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत, मुख्य प्रावधान क्या है ये बहुत ही समझिएगा। अगर मुख्य प्रावधान अगर यूपीएससी पूछ रहा है सपोज, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज आपको होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं कि भाई डेटा की जो डीएलए की अनिवार्य रिपोर्टिंग होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो शिकायत, एक ग्रीवांस सेल होना चाहिए, तो ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप बहुत सारे जब यूपीएससी के पीवाईक्यू को आप कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि बार बार ये पूछा जाता है, और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात होती है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तभी ये कॉमन सेंस लागू भी होगा, एप्लीकेबल तभी है। ये भी सुन लीजिए, कॉमन सेंस कह तो रहा हूं मैं, लेकिन जब तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं। प्राइमा फेसाई, बहुत सारे लोगों को ग्रीवांस सेल होता क्या है पता ही नहीं है, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे यूपीएससी नहीं जाएगी, क्यों आवश्यकता पड़ गई? भाई आवश्यकता पड़ी थी आपको बताने के लिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्या है भाई? ओपिनियन, ओपिनियन बनाना है, ठीक है। और वो भी ओपिनियन का ट्रेडिंग होगा, देखिए नाम क्या है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ लेन देन के खिलाफ चेतावनी दी है। यानी बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो ओपिनियन देने वाले, जो कि भाई इस कंपनी में पैसा लगा दो आपको, अभी यूट्यूब पे आप देखोगे भरमार है इसकी। जिसको 2 पैसे का ज्ञान नहीं है वो भी ट्रेडिंग में ज्ञान दे रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। भाई ये एक नंबर का फ्रॉड, मतलब ये फ्रॉड वाली चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो सेबी ने, अब देखो शेयर मार्केट से संबंधित है आरती जी एंड शिवांगी जी, तो ये शेयर मार्केट से जब भी संबंधित होगा तो रिलेटेड होगा, सेबी ही वहां काम करेगा, आरबीआई नहीं करेगा। आपको यूपीएससी यहाँ पे आरबीआई लिख देगा, बस यही एक, अब तो ये इतना छोटा छोटा गलत मतलब मिस्टेक भी, इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी भी नहीं करेगा फ्रेंड, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है। तो शेयर मार्केट जहां देखा, आरबीआई नहीं, सेबी, ठीक है। चलिए, उसी को रेगुलेट करने का अधिकार है। अवधारणा क्या है? ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रतियोगियों को खेल, राजनीतिक, मौसम, क्रिप्टो आदि घटनाओं पर अपनी भविष्यवाणियों में निवेश करके पैसा कमाने की अनुमति देते हैं। यानी अरे अरे, क्रिप्टो में लाओ पैसा कमाओ, वो क्या लूडो खेलो पैसा कमाओ, है ना, किसकी सरकार बनेगी बिहार में उसके लिए पैसा वो लगाओ,
तमाम, ठीक है। तो प्रतिभागी जो है घटनाओं पर दाव लगाते हैं। सही भविष्यवाणी यानी सही भविष्यवाणी इज इक्वल टू लाभ यानी प्रॉफिट, और गलत भविष्यवाणी इज इक्वल टू हानि। आपका आपने कहा भाई XYZ जो है में से कोई एक का आपने चुनाव कर लिया कि बिहार में अभी चुनाव होने जा रहा है, इलेक्शन, उसमें कोई एक पार्टी जीतती, बताइए कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है? आपको बता दिया जाएगा इतने लोग हाँ कह रहे हैं, इतने लोग ना कह रहे हैं, और इतने लोग को कुछ ज्ञान नहीं है। बताइए कौन सी पार्टी जीतेगी? आपने एक में लगा दिया, इसके लिए 10,000 रुपए आपने लगा दिए। अब ये वॉल्यूम अगर 1 लाख लोगों ने लगाया तो सोचिए अमाउंट कितना बड़ा होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये ब्लफ है ना? तो सेबी, चूंकि कानूनी स्थिति क्या है इस तरह की भविष्यवाणियों के लिए, सेबी द्वारा ये रेगुलेट नहीं है, क्योंकि भारत में कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत अगर हम बात करें तो व्यापार किए जाने वाली वस्तु प्रतिभूति के रूप में इसको क्लासिफाई नहीं की, वर्गीकृत नहीं है। भाई किस चीज का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कौन सी सरकार बनेगी इसका? ब्लैक वाली जो कैट है और ब्राउन वाली जो कैट है, किसमें इन दोनों में लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बताइए, 10-10 हजार रुपए लगाइए, ये तो मुर्गा लड़ाने वाली बात हो गई। काइंड ऑफ समझ रहे हैं? तो क्लासिफाई तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसको सेबी, जो सेबी है वो रेगुलेट नहीं करती। आर्थिक पैमाना क्या है? लेन देन की मात्रा प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ से अधिक है, और यूजर कितने हैं? 5 करोड़ से अधिक। तो ये जो रेगुलेटर जो है ये ग्रे एरिया में काम करते हैं। धोखाधड़ी और हेरफेर का ये बहुत हाई रिस्क होता है। कभी ना कभी आप में, आप या आपके घर वाले जरूर फंसे होंगे कि हम 10 रुपए को 10,000 रुपए बना के पेश करेंगे, लाइए कुछ 2-4 लाख रुपया अमाउंट दे दीजिए, और उसके बाद आपका मोह मोह होता है। हुआ ही होगा, मैं मान नहीं सकता। वो कमेटी और वो पता नहीं क्या क्या चीज चलती रहती है ना, बहुत सारी चीजें, उसका ये थोड़ा और बेहतर रूप है। 2 रुपए में रजनीगंध, वो क्या है, केसर खाइए, और फिर कंपनी फ्रॉड निकल गई। चलिए जी। सो जुए के समान है ये, वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है, और निवेशक जो है, ये जो इन्वेस्टर है, उनकी सुरक्षा तंत्र की कमी, यानी उनका पैसा कौन लेके भाग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। पॉन्जी स्कीम, बिल्कुल सही। तो पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाइए तो क्या होता है, कुछ लोगों को पहले दिखाया जाएगा कि देखो उनको फायदा हो रहा है, ताकि आपका विश्वास बढ़े। 2-4 लोगों को गिफ्ट दे दिया गया, महंगे महंगे सामान दे दिए गए, यार देखो यार, 10 लोगों को एक साल तक दे दिए गया, उसके बाद अब 10 को देखकर 10,000 लोगों ने लगाया, बात खत्म। ये बात समझ में आई? चलिए, ये कुछ इसी तरह का काम करता है, इसीलिए कोचिंग इंडस्ट्री जो है IAS के लिए, या फिर PCS जो नेट है, फिर जी है, बहुत सारे जो कोचिंग वगैरह जो है, जो लाखों की संख्या में है, सब यही तो चूरन बेच रहे हैं। हमसे पढ़ोगे हम नंबर वन, तो कौन से संस्था ने आपको नंबर वन बनाया है? तो नहीं, संस्था ने नहीं, लेकिन आने वाले आप टाइम पे देख लीजिएगा, आपको मिलेगा कोई UN से भी आया पढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए, तो बच्चे जो अभी 10th 12th वाले बच्चे हैं, उनको IAS बनने का वो सपना बेचा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए, एक मेच्योरिटी उनकी माइंड में आया ही नहीं कि IAS बनना, IAS करता क्या है, क्यों IAS बनना है, वो सारी चीज छोड़ दो। वो लाल बत्ती मिलेगी, अब तो लाल बत्ती भी नहीं है भाई। ठीक है। चलिए वापस आइए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जिनको चूरन बेचना है, जिनको चूरन, देखिए चूरन बिक क्यों रहा है, तो मैं उसमें बेचने वालों की गलती कम समझता हूँ, खरीदने वालों की ज्यादा समझता हूँ। मुझे पता है ये ड्रग्स है, फिर भी मैं खरीदने जा रहा हूँ। मुझे पता है ये शराब है, मुझे ये हानिकारक है, फिर भी मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो गलती मेरी है। अच्छे से कोई रैप करके जहर को कितने भी अच्छे से पैकेजिंग करके दे दीजिए, जहर तो जहर ही होगा ना भाई। चलिए वापस आइए। भारत ने अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया है, निर्यात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 2026, अब 2026 लिख रहा हूं, मतलब
यूपीएससी के लिए है, ठीक है। अब क्योंकि पीसीएस हो चुका है बिहार और उसके सबके लिए, अब मेंस चलना है ना। चलिए, तो कुल निर्यात हुआ है 24-25 में भारत का, जैसे माल और जो सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में, वो 824.9 मतलब 825 बिलियन तक पहुंच गया, दोनों मिलाकर। तो ये वृद्धि जो हुई है वो 6% की वृद्धि हुई है, ठीक है, एक्सप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है। तो 23-24 में, अब ये नंबर तो याद रहने वाला नहीं है ना, ये नंबर याद रहने वाला है। आप बोलोगे सर याद रह जाएगा, नहीं होगा बेटा, याद नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मेरी बात मान लो। नहीं तो 6 महीने बाद मैं पूछूंगा फिर यही वाली बात, कोई शर्त लगा ले। क्योंकि बर्डन जैसे जैसे टाइम बीतेगा बर्डन बढ़ता चला जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि 24-25 में कुल जो एक्सपोर्ट हुआ था भारत का, वो एक्सप्रोक्सीमेट जो है 800 प्लस रह गया, हो गया, ठीक है, 800 प्लस हो गया। तो पहले के कंपैरिजन बात करें, लास्ट ईयर से कंपैरिजन कब होगा, लास्ट ईयर से होगा, तो ये वृद्धि हुई है। अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा, देखना। ये वृद्धि जो हुई है उसके पीछे का जो चैलेंजेस क्या क्या रहा, तो लाल सागर संकट, यूक्रेन वॉर, वह जो पैनवा नहर में सूखा पड़ गया, भाई वहां से माल नहीं जा पाया, बहुत जो है, उच्च गैर टैरिफ उपाय अपनाए गए बहुत सारे देशों से, बढ़ती हुई ऊर्जा की कीमतों के कारण वैश्विक मंदी के बावजूद ये वृद्धि देखने को मिली है भारत में। यानी भारत का माल या सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट किए, वो एक्सपोर्ट का वजह के इन सब ये सब परेशानियां थी, जिसके वजह से, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से जो सभी देशों का जो व्यापार है वो कमजोर हुआ, लेकिन भारत का बढ़ गया। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सभी देशों का व्यापार कमजोर हुआ है, पर भारत का व्यापार बढ़ा है। हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है पहले के तुलना में, लास्ट ईयर की कंपैरिजन। कितना परसेंट? 6%। बस ये याद रहेगा आपको, 800 याद रहेगा, और 6% हमने ग्रोथ रेट, मतलब उससे लास्ट ईयर से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया है, दैट्स इट। अब आइए सर्विसेज में बात करें, तो ये लगभग, अब ये डेटा याद नहीं रहने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लगभग 13.5% ज्यादा रहा, किसमें? सर्विस सेक्टर में, सर्विस जो हमने एक्सपोर्ट किया उसमें। सेवा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ दूरसंचार, फिर कंप्यूटर और सूचना जो सेवाएं हैं, तीसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है यात्री और वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज दी जाती हैं वो है। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है। ये 13% इंपॉर्टेंट है, 13.5% आप मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पे बना के दूंगा अभी। तो अब ये आ गया विकास के पीछे का, ये जो निर्यात में जो हमने अचीवमेंट, एक तरह से 6% कम नहीं होता है, इसके पीछे का फैक्टर क्या रहा? तो वही पॉलिसी लेवल पे बाजार को हम डाइवर्ट किया, अभी रुकिएगा एक एक करके बताऊंगा, व्यापार समझौते और जो सप्लाई चेन है, कुल मिला के ये हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। लेकिन अभी हम पहले प्री पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये प्री प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज इंपॉर्टेंट है। नीतिगत, कल भी मैंने बताया था, नई विदेश व्यापार नीति आई है भारत की, कुछ रीजनल जो स्कीम है वो लॉन्च हुए हैं, व्यापार में फैसिलिटी जो है, ट्रेड फैसिलिटी दी गई है भारत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एमएसएमई समर्थन जो है उनको समर्थन मिला है, जिले को, डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये सब पॉलिसी लेवल पे काम हुआ है, इसीलिए पॉलिसी लेवल पे। कल आरती जी ने गलत जवाब दिया था, फिर बाद में सही किया था, उसको कुछ याद है आरती जी? पॉलिसी लेवल पे, अगर आपसे पूछा जाए मेंस में पॉलिसी लेवल पे क्या क्या किया गया है, तो आप ये 3 पॉइंट नहीं लिख सकते। अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, पॉलिसी लेवल पे बात करने की बात है, और आपने गलती से ये लिख दिया, तो मेरे जैसा टीचर तो मार्क्स काट लेगा आपके।
ट्रस्ट मी, अननेसेसरी अनवांटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसकी आपको परमिशन नहीं है, बस एक ही चीज, भाई जीएस में तो नहीं होता, हाँ ऐसे में आप थोड़ा बहुत अपनी कलाबाजी दिखा सकते हैं, वो भी टॉपिक से थोड़ा आसपास उसके जा सकते हैं पेरिफेरल में, ठीक है। तो ये हो गया, यानी हमने अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में नीतिगत समर्थन दिया है, यानी नई नई योजनाएं लेके आई गई है, बहुत सारी पॉलिसी लेवल बनाई गई है सरकार के द्वारा, मार्केट को डाइवर्सिफाई किया गया, यानी आसियान कंट्री की बात करें, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ती मांग, अब यानी ये ऐसा हब है जहां से इंडियन गुड्स की मांग बढ़ गई है। तो यूरोप में और अन्य देशों में हमारी मांग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन इन देशों में हमारी मांग, वस्तुओं की मांग बढ़ गई, सर्विसेज की मांग बढ़ गई। तो मार्केट जो परंपरागत हमारे जो कस्टमर थे उनकी जगह पे कोई और आ गया, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार समझौता भी हुआ है, देखिए भारत और यूए के बीच में सीईपीए का, जैसे जो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल जो समझौता एग्रीमेंट हुआ है, इससे भी निर्यात को बढ़ावा मिला। और ये भी किसमें मिला है, पर्टिकुलर बात करें हम तो ये सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्टर पे ही हमें ज्यादा बेनिफिट हुआ है प्रीलिम्स। सप्लाई चेन में यानी भारत ने, इंडिया ने क्या किया है, ग्लोबल लेवल पे चीन प्लस वन, यानी वन कौन है, ये इंडिया है, रणनीतियों में से एक विश्वसनीय विकल्प बन गया। तो अब चाइना के साथ भी हम यहाँ पे एड ऑन हो गए हैं, तो फिर अंतरराष्ट्रीय फर्मों को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब रीजन है कि हमारा निर्यात क्यों बढ़ा, अब तो और भी बढ़ेगा, डिमांड जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे चीजें बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन में भी हमने बदलाव किया है, चाइना के साथ मिलकर सप्लाई चेन बना रहे हैं, ठीक है। अब आइए मेंस में। मेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विकास, भारत अगर अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास जो है अच्छा खासा विकास कर रही है, उसके बिलियन डॉलर जो उसका फॉरेन फंडिंग जो फॉरेक्स है उसमें इजाफा हो रहा है, उसके पीछे का रीजन तो ट्रेड से हो रहा है। और ट्रेड फैक्टर क्या है, यही फैक्टर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, अलग से चाहे तो लिख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, क्या कहें इसको हिंदी में, दिनों दिन तरक्की कर रही है। रीजन, ऐसे सवाल नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को टैकल करना आपको आ गया, क्या रीजन है, तो आप डेफिनेटली चीजों को कर पाइएगा। इसलिए ये मेंस का पॉइंट हो गया, ये सबको समझ में आया। एक पॉइंट हमारा क्या है, अब इसी को मैं प्रीलिम्स के लिए बता देता हूं। जैसे देखो दो पॉइंट इसमें प्रीलिम्स के लिए। अब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आ गया आपसे कि भाई भारत ने विगत वर्षों में, विगत वर्षों में भारत का जो निर्यात है घटता बढ़ता रहा है, स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग। आप बोलोगे सर ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन अब स्टेटमेंट वाइज शिवांगी जी। जी वेरी गुड शिवांगी जी, तो रॉन्ग हो जाएगा, घटता बढ़ता नहीं रहा, बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब पूछा जाए विगत 5 वर्षों में, तो यूपीएससी अक्सर क्या करती है, 5 वर्षों में पूछती है, विगत 3 वर्षों में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगी। तो 5 वर्षों में भी लगातार हम बढ़, हमारी जो निर्यात है वो चार्ट आपको देखना पड़ेगा, तो 5 वर्षों के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया कि 5 वर्षों में हमारा निर्यात बढ़ा है या कम भी हुआ है कभी, वो देखना होगा पहली चीज। अच्छा, अब आइए दूसरे स्टेटमेंट पे। जो अभी हमने जो रिसेंट डेवलपमेंट देखा है, निर्यात में हमने बहुत अच्छा किया है, उसके पीछे की वजह है भारत ने जो बाजार का विविधीकरण किया है, उसको डाइवर्सिफाई किया है, या व्यापारिक समझौता किया है, या आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव ले आए, यानी सप्लाई चेन में बदलाव, पैटर्न में हमने बदलाव किया है, या कुछ नीतिगत योजनाएं लेके आए हैं। तो ये एक स्टेटमेंट बना दिया, तो ऑब्वियसली देख, मतलब थोड़ा सा भी आइडिया लगेगा, आंख खोल के देखिए तो सही हो गया।
जनसंख्यांकिकी लाभ मिल रहा है इंडिया को, तो बढ़ा ही है। नहीं, ये लाइन नहीं बोल सकते, अभी तो हमने उसका लाभ लेना स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अभी लाभ आने वाले समय में मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे? अभी लाभ हमने लेना स्टार्ट नहीं किया है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इतने स्किल्ड नहीं हो पाए हैं, हमारी जनसंख्या जितनी है वो स्किल्ड नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी तो 2020 में तो भाई क्लास 6 वाले बच्चों को हमने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। क्या दीजिए? क्या दीजिए? पॉलिसी लेवल वाला क्वेश्चन, अच्छा हाँ। अच्छा, समझा दो, ठीक है, समझा दीजिए, ठीक है, चलिए समझाते हैं। देखो, कल भी मैंने वही चीज बताई थी, आज भी बता रहा हूं। चलिए, इसको हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ठीक है, आपको आईएएस के लिए जो प्रधान अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, वो आईएएस के लिए क्या कर सकती है? क्या वो क्वेश्चन बना सकती है? आरती जी जवाब दीजिएगा। जो गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल सही बात। क्या वो बच्चों की हाइट और वेट क्या है वो मेजरमेंट कर सकती है? नो। ठीक है, चलो, वेरी गुड। क्या वो डिसाइड कर सकती है कि बच्चे जो है एग्जाम देंगे वो किस डेट को एग्जाम देंगे? ये वो डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट? जवाब है नो। ये सब काम करने के लिए कौन बैठा है? यूपीएससी, ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कौन सी सर्विसेज को सेंटर में लेके जाना है, ग्रुप ए में रखना है, कौन सी सर्विसेज को बी में रखना है, ये तय करेगी, यानी पॉलिसी लेवल पे काम करेगी। तो सरकार का काम, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी का निर्माण करना होता है, और उसको इंप्लीमेंट करने का काम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड में क्या भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या करेगी मैक्सिमम? तो भाई वो यही कर सकती है कि वो पॉलिसी बनाएगी। अब उससे पॉलिसी से लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यानी फर्ज कीजिए, भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 12 लाख रुपए जो अभी जो ये किया गया कि उनको पैसा ही अब नहीं देना है, टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख रुपए जो साल का कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, नहीं इसको 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख तक को किसी नहीं लगना, 12 लाख तक जो कमाइएगा उसको 5% लगेगा। यानी जो टैक्स का जो रेट है फ्लक्चुएट कर रहा है, ये फ्लक्चुएट भारत सरकार पॉलिसी लेवल पे बना के बजट में दिखा देगी। अब कोई टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, ये तो कोई अलग संस्था है, वो देखेगी ना कि भाई आरती जी ने टैक्स दिया कि नहीं दिया, कितना कमाया, कितना टैक्स दिया। ये देखने का काम सरकार का नहीं है, सरकार का काम क्या था? पॉलिसी बना देना था। तो पॉलिसी लेवल पे अगर भारत को आगे लेके जाना है, तो वो पॉलिसी ऐसी पॉलिसी का ही निर्माण करेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, एक और मजेदार एग्जाम्पल, हमारे देश में अभी तक ये नियम नहीं था। आज का अगर आप लोगों ने यूट्यूब का वीडियो सुना होगा, हमारे देश में अभी तक ये नियम नहीं था कि कोई जेल से भी सरकार चला सकता है। वो तो अपराधियों के बारे में सुना था कि जेल में बैठ के भी वो लोग गैंग चला लेते हैं, यही सुना था ना अभी तक। पर दिल्ली एक ऐसी अर्ध आधा स्टेट मान लीजिए इसको, दिल्ली में ये हो गया, मुख्यमंत्री जेल में भी थे और सरकार भी चल रही थी। थू हो गया, मोराल मोराल खत्म हो गया। ठीक है, कि भाई डीजीपी जा रहे हैं, डीजीपी कह रहा हूँ, जो सेक्रेटरी साहब हैं वो जा रहे हैं फाइल लेके, दौड़े दौड़े जा रहे हैं जेल, क्यों? क्योंकि वहां पे साइन करवाना है, ऐसा कुछ। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक कोई अभी तक ये रूल नहीं था, मतलब उसमें कि भाई आप जेल से नहीं चला सकते, ऐसा कोई रूल नहीं था।
तो अब रूल लेके आया गया। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है। तो ये अब इस जो ये जो रूल आया है, ये बहुत अच्छा रूल है, आप इसको देखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। यानी कल को अगर भारतीय प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगते हैं और अगर उनको जेल जाना होता है तो सीधा पहले रेजिग्नेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल है। क्लियर? पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। और जिस मद में दो तीन चीजें हैं, याद रखिएगा, सरकार क्या करेगी, पॉलिसी लेवल पे बात करेगी, ठीक है। दूसरा, जैसे रोहिंग्या की समस्या या बांग्लादेशी की समस्या, तो सरकार पकड़ पकड़ के एक एक को उठा के बंद नहीं करेगी, पॉलिसी लेके आएगी। अब उस पॉलिसी को सबको मानना है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको फॉलो करेंगे। क्रियान्वयन का जो काम है वो, जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, गवर्नेंस में व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। यानी जुडिशरी हो गया, ये संसद हो गई, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर व्यवस्थापिका, कानून बना रहे हैं। कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट में भी दो पार्ट है, एक तो सरकार में मंत्री है और दूसरा है ये 5 साल के लिए रहेंगे, 5 साल के बाद अगर जीत गए तो फिर से मंत्री बन जाएंगे। ये भी जरूरी नहीं कि वही विभाग मिले, ठीक है, लेकिन 5 साल मान के चलिए कि रहेंगे, ठीक। लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये है स्थायी कार्यपालिका। मिसबा जी ध्यान दीजिएगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो सरकार किसी की भी हो, ये नहीं बदलने वाले। सरकार बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह कोई भी आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, समझ में आ रही चीजें, ये नहीं बदलने वाली इनकी। 60 साल 62 साल वाली जो है वो चलेगी, इनको इंप्लीमेंट करना होता है। तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। तो हालांकि दोनों का काम है, मिलके करवाना है, लेकिन काम इनको करना होता है, इनको तो सिर्फ साइन करना होता है। जा जाके थोड़ा सा देख लेंगे, जायजा ले लेंगे कि सड़क ठीक बनी कि नहीं बनी, क्या है नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए, लंबे समय तक अगर क्लास छोड़ा है तो इसका कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, क्लियर है? जी जी जी, हाँ हाँ, बताइए बताइए, कौन सा क्वेश्चन है? सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया कीजिए, इतना परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। जी, एक क्वेश्चन बता दीजिए कि कैसे हम गलत कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं ये तो बताइए पहले, किस सेंस में पूछ रहे हैं? एग्जामिनेशन में गलत कर सकते हैं या आईएएस बनने के बाद कुछ है क्या? मैं समझ नहीं पाया। एग्जामिनेशन में कैसे गलतियां कर सकते हैं, अच्छा हाँ ठीक है। एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना होगा कि पूछा गया है, हाँ, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, इस पे काम होना चाहिए कि भाई अभी तक आप इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्या डेटा पूछा गया, जवाब है नहीं। तो अगर भारत ने अब तक का सबसे एक रिकॉर्ड निर्यात जो है वो लक्ष्य हासिल किया, लक्ष्य नहीं, एक रिकॉर्ड उसने निर्यात किया, तो 23-24 से 24-25 के बीच में ये बिलियन पहुंच गया, ठीक है, ये डेटा आपको एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, लेकिन वहां वृद्धि हुई है, वो 6% की वृद्धि है, इतना आपको पता है। 5 साल में हम देख लेंगे इसको, एक बार डेटा से मिला लेंगे।
अब और भी और ज्यादा हो सकती थी, और ज्यादा भी हो सकती थी, बट ये सब संकट के कारण, चैलेंजेस ये था, इन सभी संकट के कारण। तो अब ये भी एग्जामिनेशन में अलग से पूछा जा सकता है, ये लाल संकट सब नहीं, ये तो पूछा ही जा सकता है, ये तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, निर्यात हमारा बढ़ गया, थोड़ा सा ही हुआ है। माल निर्यात की बात करें, अब देखो इसमें भी एक चीज है, अभी सर माल निर्यात 437.1 बिलियन से थोड़ा सा बढ़ के 437 हुआ, यानी कि थोड़ा सा ही बढ़ा है माल में, लेकिन सेवा में ज्यादा बढ़ गया। यानी यहाँ पे मान के चलो यार कि 0.5% बढ़ गया, तो यहाँ पे 13.5% बढ़ गया है। अब यूपीएससी आपसे क्या करेगी, बस आपने एक ही लाइन याद रखा है कि भाई निर्यात हमने बहुत अच्छा कर लिया, क्वेश्चन उठाएगी माल और निर्यात में, गुड्स एंड सर्विसेज में, सॉरी गुड्स एंड प्लस सर्विसेज में दोनों में हमने निर्यात जो है अधिक है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। पहला पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, दोनों में यानी गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स प्लस सर्विसेज में के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, निर्यात ज्यादा हुआ हमारा, बढ़ोतरी हुई, चल हुई। अब बताओ सेकंड, केवल आरती जी, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं है? पहले केवल आरती जी, उसके बाद रॉन्ग है, बस। अब आप पूछोगे कि सर एग्जाम में कैसे गलती करेंगे, क्योंकि यही चीज आप बेसिक जो चीज है ना ये भूल जाओगे, क्योंकि प्रेशर को हैंडल भी करना है। आज 2 रोटी खा रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, डेली 2 रोटी खा रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले और या एग्जामिनेशन के दिन, आप जरा सा सोच के देखना कि वो प्रेशर आप हैंडल कर जाओ। ऐसा नहीं होता कभी भी कि बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, बट सबका नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। वहां दिमाग जाके आपका एग्जामिनेशन हॉल में चौक हो गया, 5 मिनट के लिए हुआ, बहुत है 5 मिनट, बहुत है। हाल की तुलना में, अभी हाल वर्ष में हमने यूरोप की तुलना में, यूरोप में अपना माल जो है वो ज्यादा निर्यात किया बनिस्पत की साउथ अमेरिका में किया है, अफ्रीका में किया है, आसियान कंट्री में किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो निर्यात है वो यूरोप में ज्यादा हुआ है या फिर इन कंट्री में हुआ है, यहां से तब भी निकल के आएगा। तो आप जितना इसमें समय दोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च का मतलब सिर्फ ये, रिसर्च का मतलब ये है कि गूगल उठाई करना है, इसी पे ही खुद से बनाओ क्वेश्चन। अब देखो मैं एक ही टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन बना सकता हूं ऑन द स्पॉट। जाहिर सी बात है कि अभी बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमें नए क्षेत्र मिल गए हैं। एक और टॉपिक बन सकता है जैसे कि सर्विस, और जो सर्विसेज में भी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है, अब हम यहाँ सर्विसेज में हम बैंकिंग कर दें, फाइनेंशियल जो ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस के क्षेत्र में हमने ज्यादा क्या किया है, निर्यात को बढ़ावा मिला है। क्या फाइनेंसिंग सेक्टर में मिला है? जवाब है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिला है। ये देखो, तो आप सोचोगे कि अरे सर ने तो ऐसी ऐवी पढ़ा दिया, नहीं, जहां मैंने लिख दिया मतलब वो अब आने के पूरे चांसेस हैं। अब यही चीज आपको पहले पढ़ के अगर आए हैं, एक बार थोड़ा सा मेहनत हो गई है उस पर, तो मुझे, क्योंकि ये तो कोई भी घर में अपने भी पढ़ सकते हो, बात को समझने की कोशिश करना। ये तो आप घर में बैठ के रीडिंग ले लोगे, और 90% आप ऐसे लोग हो जो 10 दिन लगातार नहीं पढ़ोगे, एक दिन में 10 घंटा पढ़ लोगे और सोचोगे हम ही शेर हैं। नहीं हो सकता। तो सर्विसेज में भी अगर हम बात करें,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो हमने ज्यादा निर्यात को बढ़ावा मिला है। क्लियर हो गया आरती जी? अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ चली गई आरती जी? क्लियर है, चलिए ठीक है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, अच्छा, वर्ल्ड बैंक का भूमि सम्मेलन। तो ये भारत जो है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में कंट्री चैंपियन बन गया, ठीक है, कंट्री चैंपियन, ठीक है। क्या मुख्य पहले उजागर हुई है, क्या है? स्वामित्व योजना है और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म, इन दोनों को समावेशी और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यानी रूरल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, इसको वैश्विक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब यहां से मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है गवर्नेंस में लेकर, कौन से सेक्टर में, अभी बता दे रहा हूं। अब आप लोग अलग अलग से लिख लीजिएगा इसको, टॉपिक तो कम से कम लिख ही लिया करो, अलग से एक कॉपी लेकर 10-15-10 पेज का एक ले लीजिए, कोई भी रफ कॉपी, या जो चिपकाने वाला दीवार पे लेते हैं ना, वो लिख के ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए। स्वामित्व योजना अलग से पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा दोनों का डायमेंशन क्या है, उसको डील कैसे करना है, ठीक है। चलिए, स्वामित्व योजना वही 68,000 वर्ग किलोमीटर का भूमि का सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है। 1.16 ट्रिलियन रुपए का मतलब रुपए मूल्य की भूमि का मोनेटाइजेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया कि भाई इतना का बिक जाएगा, ठीक है। ट्रिलियन डॉलर का मतलब इतना इतना भूमि, ये जो ये जो नंबर है भूमि का, एरिया जो है, ये एरिया इतने डॉलर का, इतना ट्रिलियन रुपए का है। तो कैसे मालूम चला? उसको हम मूल्य में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने यूज किया था भूमि पार्सल के का मैपिंग करके, ग्रामीण क्षेत्र को में किसका कौन सा जमीन है, कितना जमीन है, कितना डिस्प्यूटेड है, ये सारा चीज पता कर लिया है। तो समावेशी आर्थिक परिवर्तन के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। स्वामित्व योजना प्रीलिम्स के लिए अलग से आ सकता है, ये अलग हो गया। इसी में ही जुड़ा हुआ है ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म, यानी ड्रोन की मदद से आरती जी की या शिवांगी जी के गांव में उनके नाम पर कितनी भूमि है, ये हमने पता कर लिया, गवर्नमेंट ने पता कर लिया। इसके अलावा अब आप बोलोगे सर पता कर लिया तो क्या हो गया, हमने तो छुपा के रखा था, नहीं नहीं नहीं। अब आपके नाम की है कि नहीं है, ये किसके नाम की है, ये पता अगर है तो कल को कोई भी अगर लैंड ग्रैब होता है तो वो पैसा उसके जो मालिकाना हक रखेगा उसके पास जाएगा, डिस्प्यूट से बचोगे। मैंने क्या किया, अब गुलाब शाह अलवी जी ने गांव की जमीन को हड़प लिया था सपोज, तो वो अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ। गुलाब शाह अलवी जी ने गांव की जमीन को हड़प लिया था, ग्राम पंचायत की जमीन को, लेकिन पोजीशन जो है वो ग्राम के पास ही रहा, पहले समझना। अब डिजिटल फॉर्म में आ गया, अब उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको मालिकान ग्राम प्रधान जो ग्राम पंचायत है उसकी जमीन भले ही गुलाब शाह अलवी जी ने हड़प रखी हो, लेकिन मालिकाना हक किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है, या सरकारी भूमि है, आप उसका फर्जी बनवाते रहिए पेपर, लेकिन रिकॉर्ड हो गया। तो अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब भी आपसे आपकी जमीन ली जाएगी तो जो 4 गुना मार्केट रेट से जो 4 गुना दिया जाएगा आपको, मुआवजा जो दिया जाएगा, कंपनसेशन जो दिया जाएगा, वो डायरेक्ट मिलेगा आपको। तो इससे विवाद भी कम होंगे, गांव में तो 1-1 इंच जमीन के लिए विवाद हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड भी हो गया। अब इस ये जमीन किसकी है, ये नाम हमें पता चल गया। कल को मिसबा जी को लगाना है अपना वहां पे फैक्ट्री, रिकॉर्ड में है, नाम किसका दर्ज है, गुलाब शाह जी का, चलो भाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई, और ये गुलाब शाह अलवी जी की जमीन को उठा के उनसे पूछकर उनको 4 गुना वो मुआवजा देकर, तो
भूमि बैंक बन गया, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए बहुत सारी चीजें बिहार में हो नहीं पा रही है। फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन ही कहाँ है, कोई देने को तैयार नहीं। तो समझ में आ रही है चीजें जी। अब आइए ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए ग्राम पंचायतों को एक भू स्थानिक एक प्लानिंग करके टूल दे दिया गया। ठीक है, तो ये डेटा आधारित जो स्थानीय विकास नियोजन को प्रोत्साहित करेगा। भाई मैपिंग कर दिया गया गांव का, ये पूरा मान लीजिए गांव का ये मैपिंग हुआ है कि यहाँ पे ये जगह जो है, देखो ये दलदली भूमि है, ये मैप में आ गया। ये जमीन जो है बहुत स्ट्रेट है, ये जमीन जो है बहुत लंबी है, यहाँ से दूसरे गांव का इलाका शुरू हो रहा है, इस तरह से। तो इस जमीन पर, ये टुकड़े पर कुछ नहीं हो सकता, दलदली है। ठीक है, हमने कर दिया। तो ये मैपिंग अगर पहले से कर रखा है, तो हम विकास के काम जो नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, तो हमारे पास एक डेटा है, एक सारा मैप है कि मैप में हम कर सकते हैं कि कहां से हम एंट्री पॉइंट रखें, कहां से। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ के साथ इसकी प्रासंगिकता ने, इस ग्लोबल साउथ में इसकी इस तरह की बातों जो इनिशिएट लिया गया, इसकी सराहना की गई, इसको अप्रिशिएट किया गया। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय सरकार की अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया, उसकी सराहना की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो। और यूपीएससी यही पूछेगी, क्योंकि सभी लोगों को दिल्ली थोड़ा मिलने वाला है, या मुंबई या बैंगलोर, ऐसा तो होगा नहीं। तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के ही तो आईएएस बनोगे ना। तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ के आईएएस बनोगे, डिस्ट्रिक्ट के ही तो बनोगे। तो ये काम आपको करना है, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्लानिंग किस पे करोगे, आपका एरिया बाउंड्री कितना है। जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप कोई भी XYZ शहर से आते हैं, तो शहर का एरिया आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये कंपलसरी या मैंडेटरी होता है कि भाई आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ के जाएं। तो वो कहाँ मिलेगा जानकारी, वो सेक्रेटेरिएट चले जाइए, वहां से उठा लीजिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, उसको उठा के पढ़ दीजिए। अब तो वो भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म पे। उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसी में मिल जाता है कि ये शहर है, इसकी स्थापना कब हुई, कितना स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, क्या क्या मुख्य उद्योग लगे हुए हैं, सारी चीजें मिल जाती है। ये तो इंटरव्यू के लिए मैंडेटरी है। समझ में आई चीजें, चलिए अब आते हैं कुशल भूमि प्रबंधन के लाभ क्या है। तो लाभ ठीक है, मोटे मोटे चीजें, इसको अब आप सोचोगे रट के जाएं, पॉसिबल नहीं है। कुछ डेटा आप मेंस में लेके जा सकते हैं। अगर स्वामित्व योजना आ गई तो उसका के लिए कुछ पॉइंट आप मेंस में एक 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पॉइंट में आपके आंसर कभी भी, अगर नोट्स बना रहे हैं, आप लोग नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हाफ पेज में आपका वो टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। 4A का शीट होगा, प्लेन पेपर होगा, कोई रूलिंग नहीं होगा, उसी में बनाना है हाफ पे। हाफ में आपका नोट्स, अगर ये पॉइंट वाइज तैयार है तो समझिए आपको नोट मेकिंग आता है, नहीं है तैयार समझ लीजिए अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया, एम आई क्लियर नाउ, आगे बढ़े। चलिए अब इस कुशल भूमि प्रबंधन के लाभ यानी बेनिफिट क्या है, तो नौकरी और विकास में इसको समझने की चीज है, लिखने की जरूरत, क्योंकि भाई संपत्ति स्पष्ट है कि किसके नाम पे है, किनकी भूमि है, किनके अधिकार में है, तो हम उद्योग लगा सकते हैं, व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई वैकल्पिक आजीविका जो है उससे जनरेट कर सकते हैं। निजी पूंजी की बात करें तो उस भूमि को गिरवी रखकर हम कुछ और पैसे उगाही कर सकते हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी टूल के रूप में आपने इसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी बना ली गई है ना। भूमि संपत्ति कर जो है सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। ऑब्वियस है, आपको सरकार को टैक्स भी देना होगा। कम आय वाले देशों में क्या होता है, ये जीडीपी का में केवल 0.6% बनते हैं, जबकि औद्योगिक देश में ये बात करें तो 2.2% का योगदान देते हैं। ये डेटा आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लिख सकते हैं, कम आय वाले देश में।
यहां से एक एक लाइन कैसे फॉर्मेट होगा, फॉर्मेशन इसका कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, शहरी प्रबंधन की बात करें तो शहरों को विकास की योजना बनाना हो, अगर सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षा देना हो, विकास के अवसरों को पहचान करना हो, किस कौन सा प्लॉट खाली है, वहां पे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या कितने लोग बसे हैं, कितने लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है ना। आपदा जोखिम का प्रबंधन करने में मिलेगी, आपको पता रहेगा ना, शहरी प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो महिलाओं की भूमि स्वामित्व में सुधार से क्या होगा, यानी भूमि अगर महिला के नाम पे है तो महिला कुछ ना कुछ धनिया मिर्ची पुदीना कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, खुद नहीं करेंगे तो करवा लेंगी, वो पड़ती नहीं जाने देंगी। फीमेल की ये खासियत होती है, मेल में ये थोड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि मैनेजमेंट जितना एक फीमेल अच्छा कर सकती है, मेल उसके एज कंपेयर टू कमतर ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि घर संभालने का काम तो वो यार जीन में घुसा हुआ है ना वो तो, अब वो डीएनए से अलग कैसे करे। जितनी साफ सफाई एक फीमेल अपने कमरे को रखती है, मेल उतना चाह के भी नहीं रख सकता। ये तो आप लोग सब लोग मानते ही होंगे, सबके घर में भाई होगा, सब लोग परेशान होते होंगे, अभी गंदा कर दिया ये कर दिया है ना। चलो, खुश हो जाओ। तो कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि हो सकती है अगर महिला के नाम पे अगर वो लैंड है तो, क्योंकि बेनामी संपत्ति बहुत बार हो जाता है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी यानी कि उस पे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होता रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। तो कृषि उत्पादन में भी ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगर महिला के पास अभी तक जितने भी महिला के नाम से जो जमीन है उसमें प्रोडक्शन जो है 4% ज्यादा वृद्धि हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी डेटा कह रहा है, तो मैं कुछ इससे हटके तो नहीं कह सकता ना, जो कि सत्य है इसीलिए बताया जा रहा है। क्लियर है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी पीएम, पीएम का मतलब क्या है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्रीलिम्स के लिए क्या क्या करना है तो आप ठीक है आप इसको बता सकते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है, प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अरे, प्रीलिम्स के लिए ये हो गया, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं, क्या खासियत होगी। डेटा पे कभी मत जाइएगा, जैसे 1,68,000 वर्ग ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो अननेसेसरी बैगेज लेके मत चलो। क्लियर हो गया, जल्दी से। अच्छा, एक फीडबैक फॉर्म मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्म का मतलब ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है, आप लोगों को दो चीजें कल परसों से देखने को मिल जाएगी नहीं। ठीक है, तो पहले तो क्लास जैसे खत्म होगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बस खाली एक लाइन बोलूंगा, फीडबैक, और सबको 10 में से आप लोगों को नंबर देना है कि आज की क्लास आपको कितनी वैल्यूबल लगी। वो 10 में 10 भी दे सकते हैं, 10 में 1 भी दे सकते हैं, 10 में 2 भी दे सकते हैं, वट एवर, और मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा। आपको कितना समझ में आया, आपको कितना, वो नंबर के हिसाब से, थोड़ा ये मेरे लिए रहेगा। ठीक है, और आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं होगा कि आपको 1 ही क्यों समझ में आया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्वामित्व वाला ये आप लोगों को प्रीलिम्स में करना है, ये मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, मरम्मत योग्यता सूचकांक रिपेबल इंडेक्स है। ठीक है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ये जो मरम्मत योग्यता सूचकांक एक ढांचा तैयार करने में भरत खेरा, खेरा नहीं होगा खेड़ा होगा है ना, खेड़ा कर लीजिएगा, भरत खेड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और ये ऑब्वियस है कि उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है डीओसीए को प्रस्तुत की गई है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये रिव्यूएबल जो इंडेक्स है, ये ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको स्टैंडर्ड स्कोरिंग मानदंड के आधार पे आरआई की स्व घोषणा करनी होगी। अब इसको
किताबी भाषा से हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। मैंने खरीद लिया एक एप्पल का लैपटॉप। अब मिसबा जी कहेंगी सर एप्पल का लैपटॉप नहीं होता, मैकबुक होता है, एम बुक कहा जाता है। हाँ, देखो 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 देखो, मुझे पता था कि अब मिसबा जी ये लिखेंगी, देखो पहले से पता था, लिख दिया उन्होंने। कितने प्रिडिक्टेबल है आप लोग, वेरी गुड। चलिए, तो अब एक एप्पल का लैपटॉप ले लिया। इसका कल को 2 साल 3 साल 5 साल के बाद ये खराब हो रहा है, तो हमें सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है। एप्पल कहती है कि अगर आपने बाहर इसको खुलवा लिया, दिखवा लिया, किसी ने हाथ भी लगा दिया, मतलब उसको ओपन करने की कोशिश की, तो ये वारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये नियम बनाया गया था। अब कहा गया है कि नहीं भाई, शिकायत कि हम आप ही के पास क्यों आए, आपका चार्जेस तो यार आधे लैपटॉप के बराबर हो जाएगा। 1 लाख का लैपटॉप था, 50,000 तो आप ऐसे ही ले जाओगे, तो हम क्यों आपके पास ही आए, जबकि मार्केट में मेरे पास और अवेलेबल है। अगर सस्ते में कोई 5,000 में कर दे, कोई 10,000 में कर दे, तो हम 50,000 नहीं, सर्विस सेंटर पर ले जाने के बाद जो इतनी हाई जो चार्जेस होते हैं, हम क्यों क्यों उसको अफोर्ड, मतलब करना मेरे लिए जरूरी है। इसी के लिए कहा गया कि आरआई की बिक्री के स्थान पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैक किए गए प्रोडक्ट पर एक क्यूआर कोड के माध्यम से उसको दिखाया जाना चाहिए। स्मार्टफोन और टैबलेट को पहले चरण में प्राथमिकता वाली श्रेणी के रूप में पहचाना गया था। बाद में कहा गया कि ठीक है, और भी आपको कुछ करना है तो इंपॉर्टेंस क्या है कि आप कहीं और भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैनुअल होना चाहिए। तो मैनुअल आप जारी करेंगे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आपको खुद ही करना, मान लीजिए मुझे दुकान में लेके नहीं जाना, मैं खुद ही करूंगा, तो मेरे पास एक मैनुअल होना चाहिए कि कैसे खोले, क्या चेंज करना है, क्या खराब है, कैसे जांचे, ताकि कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। जागो ग्राहक जागो। तो यहां पे कहा गया ओरिजिनली जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके स्टैंडर्ड को खुद ही ये देना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह, कि भाई आप इसको खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं। ये स्व घोषणा करनी ही होगी स्कोरिंग के मानदंड के आधार पे। क्यूआर कोड बिक्री के स्थान पर, रिपेबिलिटी इंडेक्स जो है वो बिक्री के स्थान पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैक किया गया जो भी प्रोडक्ट है उस पर क्यूआर कोड के माध्यम से उसको दिखाया जाएगा कि आप ये परचेस कर सकते हैं। ये और कोई चेंज कर रहे हैं तो आप क्यूआर कोड भी लगाइएगा उसका। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं या मोबाइल में कुछ रिपेयर करवाते हैं, तो आप क्या करते हैं जनरली कि हाँ भाई ये चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, हाँ ये इतना पैसा बना। अब उसने चेंज किया है नहीं किया है, शिवांगी जी कुछ तो पता नहीं है हमें, है ना। ठीक, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र को यहाँ पे कहा गया कि जो जैसे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है, स्मार्टफोन और टैबलेट है, उनको उनके लिए कहा गया कि 5 बिंदु का एक संख्यात्मक पैमाने का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो जो भी शिकायतें मिल रही थी मोबाइल और टैबलेट के बारे में, देखो 19,000 के आसपास मिली थी, अब ये 22,000 हो चुकी है, यानी दिन पर दिन समस्या बढ़ रही है। तो बेहतर मरम्मत तक एक्सेस भी तो होना चाहिए। स्थिर जो अर्थव्यवस्था यानी स्थायी खपत को प्रोत्साहित करने के लिए लाइफ LIFE लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का वो समर्थन कर रहा है कि नहीं। यानी एप्पल कहती है कि खराब हो गया अगर उनका प्रोडक्ट, तो फेंक दो, नया ले लो। हर 6 महीने पे एक नया, या साल भर में एक नया अपना मॉडल लॉन्च कर देती है, तो पुरानी का क्या, तो स्टेटस सिंबल बना रखा है। इसको, इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए लाइफ लाया गया, यानी कि भाई अगर चीजें चल सकती है तो 9 जनरेशन से आपके पास हो या 10 जनरेशन, मिसबाजी क्या फर्क पड़ता है, पर मिसबाजी को फर्क पड़ता है। चलिए, जबकि कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
तीसरे थर्ड पार्टी से अगर आप उसको रिपेबल करवाइएगा तो उसको भी जॉब मिल गया भाई, उसको भी काम मिल गया, कंपनी के जेब में पैसा नहीं गया, है ना। नियोजित अप्रचलन का समाधान यानी उन उपकरणों को के डिजाइन का मुकाबला करता है जो सीमित उपयोग के बाद विफल होने के लिए ही बने होते हैं। यानी कि 2 साल के बाद तो ये सामान खराब होना ही होना है, वैसी सामान लगाया गया है बार बार। तो प्लान पहले से ही प्लान कर दिया गया कि 2 साल ही टिकेगा, और 2 साल के बाद इसलिए अक्सर कंपनियां क्या करती है, 1 साल की वारंटी देती है कि भैया पता है कि किसी का चल गया 2 साल तो 2 साल, किसी का 3 साल तो 3 साल, नहीं तो फिर आप नया ले लो। बात समझ में आ रही है। तो मरम्मत का अधिकार, आइए अब मुद्दे की बात। तो कंपनियां से ग्राहक और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत उपकरण या मरम्मत निर्देश प्रदान करने की मांग करता है। वेरी गुड। अब यहां से बनेगा आपका क्वेश्चन कि भैया हमारे पास तो खोल कैसे, अगर कल को मेरे एप्पल के लैपटॉप पे यानी मैकबुक पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उसको खुद से देखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई मैनुअल है? मैनुअल नहीं दिया। कोई टूल है? नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी, आपने कार खरीद ली, गाड़ी मतलब कार, और पंचर हुआ है तो आप बगल वाली शॉप पे नहीं जाएंगे, आप इसको सर्विस सेंटर भेजेंगे। कंपनियां ये चाहती हैं आपसे। वेरी गुड। तो उत्पाद के जीवन काल को बढ़ाने का लक्ष्य है इसमें, बिल्कुल। नया लेने की जगह आप उसकी लाइफ को बढ़ाइए, ठीक है। और भारत ने मरम्मत से संबंधित जानकारी को आसानी से सुलभ बनाने के लिए 2022 में मरम्मत का अधिकार पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब एप्पल चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है कि भाई ये हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हमारा कोई कोई थर्ड पार्टी कोई उसको खोलेगा तो जान जाएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बोला वो सब नहीं सुनेंगे भाई, बेचना है तो करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो तुम अपना सामान समेट लो। हर 2 साल पे 1 साल पे अब लोग एप्पल खरीदते रहे तो गुआवा तो बिकेगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने वाला है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब मजेदार चीज, अच्छा अब थोड़ा सा इसका सिक्के का दूसरा पहलू पे बात करते हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो लोकल कंपनियां हैं वो मैनुअल तो दे रही हैं पर वो गारंटी तो वो भी नहीं दे रही हैं। ये तो 1 साल की गारंटी भी दे रही है, पर वो कहते हैं सर्विस सेंटर जाओ। अब जैसे कि कल मैंने एक मोबाइल एक वो माउस लिया है चूहा, ठीक है, 550 का वो आया है। अब उसको अगर वो खराब होता है, ऑब्वियसली वो खराब हुआ तभी नया लिया। अब इसको सर्विस मेरे पास अभी उसकी बाकी है, लेकिन इसके लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखो, सर्विस सेंटर जाने आने में पूरा एक दिन चला जाएगा मेरा, नेहरू प्लेस, प्लस वो दोबारा बुलाएगा उसको, तो सामान माउस को रख के रिप्लेस तो नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है हम दोबारा, आप 2 दिन के बाद बुलाएगा, तो 2 दिन का मेरा काम वेस्ट, रुक गया। 2 दिन के बाद फिर मैं किराया लगा के जाऊं, पूरा दिन वेस्ट करूं, तो उससे अच्छा क्या है, नया ले लो चुपचाप। टाइम कंज्यूमिंग। कुछ समझ में आई बात? हाँ, एप्पल के साथ ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। अभी तो आपने उपभोक्ता वाला जो है, अभी ये 3-4 सालों तक अभी और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो यहां से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही। ऐसे भी यूपीएससी बराबर ये पूछती रही है, अब थोड़ा ज्यादा पूछने लगी है, क्या पूछेगी, संभावना पूरी है। चलिए, विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ था भाई? ये पहला है वेव्स, ये आपको कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री ने भारत की जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था को जीडीपी के विकास, नवाचार, समावेशी विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित आउट कहा कि भाई ठीक है, चलो प्रधानमंत्री ने इसमें कहा लक्ष्य क्या है, वेव का लक्ष्य
बेसिकली टारगेट एम क्या है कि 2029 तक $50 बिलियन के बाजार को अनलॉक करना मतलब एक्सप्लोर करना, खोल देना, जिससे भारत वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी शक्ति बन सके, यानी आगे बढ़कर के नंबर 1 बन सके या 1 to 5 में आ सके। रचनात्मकता की बात करें, वर्ड में ध्यान देना, रचनात्मकता के लिए, इनोवेटिव, ठीक है, उसके लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ किया गया। कहाँ है ये? पहला वेब तो मुंबई में हुआ है, तो मुंबई में होगा, ठीक है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये स्थापित हुआ है। साझेदारी किसकी है? फिक्की और सीआईआई की, और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसको सोचा गया है, परिकल्पित किया गया है, डिजाइन किया गया है प्रीलिम्स के लिए। ये 3 चीजें याद रखिएगा वेव्स के लिए। चौथा पॉइंट है, ये है आपका। अब ये रचनात्मकता का मतलब क्या? ओरिजिनल, जो इसको रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? इसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी, ये वर्ड याद रखिएगा, पूछेगा यूपीएससी में, फिर कह रहा हूं इसलिए अलग से मेंशन किया, देख लीजिए। आर्थिक विकास और विकास को गति देने के लिए रचनात्मक संपत्तियों का के रूप में इसको परिभाषित किया, जिसमें कि मीडिया है, मनोरंजन एंटरटेनमेंट है, विज्ञापन है, ठीक है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक है, एक्सीडेंट रियलिटी है, एक्सटेंडेड है, सॉरी एक्सीडेंटेड नहीं, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब इसमें शामिल है। तो सभी कुल मिला के VX RX जो भी है सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसको भी पकड़ लीजिए। प्रीलिम्स के लिए, अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए चलते हैं। अभी रोजगार देखें तो वर्कफोर्स को 8% का रोजगार मिल रहा है, ठीक है, ऑब्वियस है। अब कितना परसेंट मिल रहा है हमें इंपॉर्टेंट नहीं, 11 बिलियन से अधिक हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, चलो ये भी सही है। चैलेंजेस क्या क्या है? क्योंकि ऑब्वियस है कि IPR की समस्या तो आएगी, गलत इंफॉर्मेशन, अगर फेक इंफॉर्मेशन है या फिर कॉपीराइट का उल्लंघन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं, है ना। जैसे बहुत सारी मूवी आप देखोगे कि दुबई में पहले दिन रिलीज हो रही है और वहां से कॉपी बन के पहले के टाइम पे होता था। अब तो वो भी नहीं करने की जरूरत है कि फर्स्ट फ्लाइट से आ जाती थी पहले। अब क्या होता है कि तो इंटरनेट पे है, डाल दो कहीं भी, टेलीग्राम पे डाल दो और यहाँ पे कहीं उसका एक्सेस मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक समस्या है ना। इसके अलावा कमजोर डिजिटल ग्रामीण पहुंच, यानी गांव के लोगों तक तो ये सब शहरी चीजें हैं। पहला दिन फर्स्ट शो जो एक क्रेज हुआ करता था कुछ लोगों का, अब मुझे नहीं पता कि अब वो क्रेज बचा भी है कि नहीं छोटे शहरों में। नहीं तो लोग बहुत गर्व से कहते थे कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो मैं मजाक में कहता था कि अच्छा पहला सीट भी पहली थी क्या। चलिए, औपचारिक रूप से बात करें तो वित्त पोषण की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। ओरिजिनल के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, साउथ वाली, अब क्या हो गया है थोड़ा सा कि भाई फिल्मों में अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिल्में नेपो किड्स भर गए हैं, है ना, तो एक चला आ रहा है वहां भी। या फिर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ साउथ की फिल्म को डब कर दिया इंग्लिश में या नई तरीके से बना दिया, कुछ इस तरह की बातें होती है ना। बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, तो वेब सीरीज वगैरह ज्यादा चल रही है आजकल, है ना। क्रिएटिविटी की बहुत मतलब कंगाली का दौर चल रहा है फिलहाल अभी बॉलीवुड में, वेब सीरीज वगैरह में नहीं, बॉलीवुड में तो चल ही रहा है। और वेब सीरीज की अपनी समस्याएं हैं, बिना गाली गलौज की चीजें आप फैमिली के साथ तो कुछ भी नहीं देख सकते, ये तो तय है। मुझे उसका एक स्लोगन याद आता है कि MP गवर्नमेंट का स्लोगन था जंगल सफारी को लेकर, कि पता नहीं क्या दिख जाए। ये यहाँ फिट ज्यादा बैठता है। चलिए, तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए इंडियन ने, जो गवर्नमेंट ने, हमारे ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। डेफिनेटली एक इसके लिए समर्थन के लिए $1 बिलियन का एक फंड जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया है भारत की सरकार ने। और अखिल भारतीय पहल जो है, जैसे कि भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा एक रचनात्मक उद्योग की क्षमता का पता लगाने की शुरुआत भी की गई है। इसका पहल का नाम क्या है? AIICE, पुरस्कार वगैरह भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया
कुल मिला के हमारी इकोनॉमी में पैसा ये जो ये हो रहा है, ये बूम कर रहा है जिस तरह से, आने वाले समय में और बूम पोटेंशियल तो है ही। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है आरती जी, समझ में आया, कम आया, क्या आया? चलिए लास्ट में बताइएगा सीधा नंबर देकर, है ना। चलिए, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, रचनात्मक वही वाला देख लीजिए, आईआईसीटी, इसका शुभारंभ किया गया कौन सी मंत्रालय है? सूचना और इंफॉर्मेटिव वाला, वही जो ऊपर मैंने बताया है, सेम एज इट इज, प्रीलिम्स के लिए ही है। अब इसमें थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड्स, जैसे कि बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें, इसमें थोड़ा सा दोनों को मिला के करना था, ठीक है ना। तो AVGX XR, ये क्या है भाई? एक्सटेंडेड जो रियलिटी है XR, ये देखिएगा, हाँ ये एक्सटेंडेड रियलिटी XR, वर्चुअल रियलिटी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी AR, और मिक्स्ड रियलिटी MR। इसको मैं अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, पर अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी भौतिक और डिजिटल अनुभव को एक साथ जोड़ देती है। जैसे कि आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया अभी तक, पर मेरे मन में ये चाहत है कि एक बाइक है, वो बाइक में बैठ जाओ, और बाइक में बैठने के बाद वो कैसे चल रहा है, जैसे आप जिस तरफ झुकोगे उस तरफ बाइक भी झुकेगी, ऐसा कुछ सामने दिखेगा। जैसे क्रिकेट बॉल की बात करें, बैट एंड क्रिकेट खेलना, वो भी इस तरह की एकदम रियलिटी 3D मोशन में पिक्चर देखना कि डायनासोर सामने आ गया। हमारे पास सबसे पहले वो चश्मा लगा के देखा जाता था, जुरासिक पार्क आया था हमारे टाइम में, उस वक्त हम भी थोड़े बहुत बच्चे थे, है ना। 2019 में भी पूछा है, VR पूछा ही है ऑलरेडी, है ना, VR और AR। अब चांसेस है यहां से क्वेश्चन बनने के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या है, तो अब हब कौन बना है? कर्नाटका IT हब के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अग्रणी है। अभी सबसे अच्छी जो एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, वो नहीं कांतारा नहीं, वो नरसिम्हा, आउटस्टैंडिंग बनी, वो 4 करोड़ में बन के 100 करोड़ कमा गई। मुझे लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो भारत में अगर हम बात करें विकास में, ये क्या फैक्टर है? OTT तो कर ही रहा है। 24 में देखो भारत में कितने मिलियन यूजर थे, तो लगभग 40% तो घुसपैठ OTT का हो ही गया है। स्मार्टफोन में भी लोग इंटरनेट देख रहे हैं, ठीक है, हर जगह, बहुत जगह पे हो रहा है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज जो है, AVGC XR का यूज जो है गेमिंग में भी यूज हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, वास्तुकला में किया जा रहा है। निवेश भी AR और VR में निवेश बढ़ता जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी है। 2019 में पूछा ही गया है प्रीलिम्स में, है ना। तो कुल मिला के प्रॉफिट बन रहा है। R&D में ज्यादा खर्च वगैरह जो करना होगा, अब 5G आ गया है, कुछ दिन में 6G भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए आपके पास बनता है। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा सॉफ्ट पावर भी है। सॉफ्ट पावर कैसे भाई? देखो, हार्ड पावर होता है कि मिलिट्री वाला लो, कि बम कितना है, गोली कितना है, वो लॉजिस्टिक क्या है, कितने हवाई जहाज है, कितनी लंबी बड़ी सेना है, वो है, ठीक है। सॉफ्ट पावर में भाई हमने बंदूक की, जैसे कि अंग्रेज चले गए, बट इंग्लिश जो है ये सॉफ्ट पावर है, लैंग्वेज। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इंग्लिश ही अपना लो ना, उन्होंने नहीं कहा, हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। हमने किसी को बंदूक देख के नहीं कहा कि भाई आप योग अपनाओ, सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर है ना। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर हम भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देने के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। यानी सॉफ्ट पावर को थोड़ा सा हम और एनहांस कर सकते हैं इस माध्यम से। क्लियर है सभी को? जल्दी से चलिए, अब आप लोग रैंकिंग दे दीजिए जल्दी से। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।